अब आप सोचेंगे कि वृषण कोश तापमान को कैसे सुनिश्चित कर लेता है, तो उसके लिए आइए आपको दिखाता हूं एक बढ़िया सी बात। ये उदर है, पेट है, और पेट के नीचे पाया जा रहा है ये वृषण कोश। ये उदर है बच्चे, पेट के नीचे क्या पाया जाता है, ये वृषण कोश। ये यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये वृषण हमेशा वृषण कोश में पाया जाता है, ऐसा नहीं। जब जब भ्रूण का विकास होता है तो उस स्थिति में वृषण, प्रारंभिक स्थिति में जो वृषण है वो यहीं लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं। यहां पे वृषण, ये क्या है, भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में वृषण उदर गुहा के निचले हिस्से में पाया जाता है। ध्यान से देखें, कहाँ है ये, लोअर एब्डोमेन में। क्लियर है बच्चे? वृषण कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के निचले हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणीय विकास के क्रम में ये भ्रूण, यहाँ पे एक कैनाल है जिसका नाम है ये एक पाइप है। भ्रूणीय विकास के क्रम में इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, ये आप लोगों की पुस्तक में दिया नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि ये कहां से आता है, तो बस नाम लिख दिया, आप बस समझ जाइए, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इसका नाम समझने के लिए। शुरुआत में कहाँ है ये उदर के अंदर है। शुरुआत में कहाँ है, उदर गुहा के निचले हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे भ्रूणीय विकास होता है, ये 5 to 7 मंथ में 5 से 7वें महीने के बीच, भ्रूणीय विकास के 5 से 7 महीने के 7वें महीने लिखना चाहिए था, जनरली सामान्यतः 5वें से 7वें महीने के बीच वृषण इंग्विनल नलिका से वृषण कोश में उतर जाता है। क्या करता है ये, इंग्विनल नलिका में उतर जाता है। मतलब जो यहां था शुरुआत में भ्रूणीय विकास में, 5वें से 7वें महीने में ये क्या होता है, वो इस रास्ते से निकल के आ जाता है इस वृषण कोश के अंदर। ध्यान देंगे, जब ये वृषण कोश में आता है तब तो थोड़ा सा संरचना भी इसकी क्या होगी, छोटी होगी। अरे हाँ या ना,
जैसा यहाँ पे है थोड़ा सा क्या होगा, ये छोटा ही होगा। लेकिन जैसे ही ये वृषण कोश के अंदर आता है, वृषण कोश के अंदर आते ही, वृषण कोश के अंदर आते ही जैसे यहाँ पे नीचे आता है, नीचे उतरते हैं इस वृषण कोश के अंदर से पतली पतली कुछ मांस पेशियां, धागे नुमा मांसपेशियां इसको वृषण के आधारीय भाग से जोड़ देती। इसको क्या करती हैं, यहां से जोड़ देती। ये देखो, मतलब ये जब नीचे आया तो नीचे आते समय इसको यहां से जोड़ दिया जाता है, ये धागे जैसी संरचना की मदद से। किसकी मदद से बेटा, इस धागे जैसी संरचना की मदद से, जिसे बोलते हैं हम गुबेरना कॉर्डिस। धागे नुमा मांसपेशियां, है ना, धागे के जैसे क्या है, ये मस्कुलर टिश्यूज हैं, मांसपेशियां हैं, जिन्होंने इसको आधारी भाग से किससे जोड़ दिया, वृषण कोश से। पहली चीज। दूसरी चीज, यह जब वृषण कोश से उतर के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, जब ये वृषण कोश से यहाँ पे उतर के आ रहा है, तब भी इसका संपर्क वृषण कोश, ये उदर के, गलत बोल दिया, जब भी ये उदर से नीचे उतर के आ रहा है, तब भी इसकी जो, इसका जो कनेक्शन है, ये ऊपरी हिस्से से बहुत अच्छे से बना होता है। यहाँ पे एक मोटा, यहाँ पे कॉर्ड था, यहाँ पे कॉर्डिस था, हमने क्या लिखा, कॉर्डिस, मतलब धागे नुमा पतला सा मसल था, यहाँ पे पूरा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एक मोटा धागा, यहाँ पे कॉर्डिस बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कार्ड। यहाँ पे क्या बोल देते हैं भैया, इसको कॉर्ड बोल देते हैं। ये एक मसल्स का पूरा मोटा सा धागा, इसको क्या करता है, नीचे तक लेके आता है। ये देखो, इंग्युइनल कैनाल से, मतलब वृषण जो है नीचे आने के बाद भी ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है इसी धागे से, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ऐसा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है एक मोटे धागे से जुड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे, कुछ मसल्स पाई जाती है, ध्यान से देखना। स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त वाहिनी है,
धमनी और शिरा रक्त वाहिनियां हैं। दूसरा यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्वस सेल है। क्लियर है बच्चे? क्या है? नर्वस सेल, रक्त वाहिनियां हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे एक मसल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर की मांसपेशी क्या पाई जाती है? क्रीमेस्टर मसल। ध्यान से देखना, यानी ये जो आ रहा है इसके अंदर से इसके चारों तरफ क्रीमेस्टर मसल की पेशियां हो गई, दोनों के अंदर ही। ध्यान से देखेंगे बहुत आराम से समझ में आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हो गई क्रीमेस्टर मसल की पेशियां बच्चों, ये जो संरचना दिख रही है, जो इस वृषण को, अब हमने तो 2D डायग्राम बनाया है इस पूरे वृषण के ऊपर, ये गोल सा वृषण है। ध्यान से देखना, ये मान लो हमारा एक अंडाकार वृषण है, तो इस वृषण के ऊपर पूरी ऐसे ये क्रीमेस्टर मसल आ रही है, ये उसने ऊपर टच किया तो चारों तरफ से इसको, ये गोल संरचना है ना, इसके चारों तरफ से ये क्रीमेस्टर की मसल पाई जाएंगी। यस और नो? ये वाली क्रीमेस्टर मसल पाई जाती है चारों तरफ। और यहाँ पे भी एक और मसल है, जो मसल क्या कर रही है, इसको साइड के दीवारों से जोड़ रही है। जो इसको बगल के दीवार से भी चारों तरफ से जोड़ देती है। यानी वृषण एक बार नीचे आया तो ये वापस ऊपर नहीं जा सकता। पहली चीज, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आने के बाद वृषण को सबसे पहले जो बाल के जैसे मांसपेशियां थी, जिसे हम लोगों ने गुबर्नाकुलम कॉर्डिस बोला था, इस गुबर्नाकुलम कॉर्डिस ने क्या कर दिया? नीचे से जोड़ लिया। आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिख जाए, इसके लिए ना मैं गुबर्नाकुलस कॉर्डिस की जो बाउंड्री है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं, कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहां से क्या है, पतले धागे जैसे मसल्स हैं। व्हाट इज दिस? गुबर्नाकुलम कॉर्डिस। ये क्या हो गई? इस बीच में हो गई गुबर्नाकुलम कॉर्डिस की मसल, ये नीचे नीचे। यस और नो बच्चे? इसके ऊपर ये हो गई क्रीमेस्टर मसल, हमने पहले कर दिया। और ये जो इसके साथ तीसरी मसल जो सफेद वाली बना रहा हूं मैं, ये होती है डार्टोस मसल। इसे क्या बोलते हैं? डार्टोस की पेशी, डार्टोस मसल। यानी इस तरीके से ये पूरी की पूरी संरचनाएं यहाँ पे अरेंज हो रही हैं, बन रही हैं। दिख रहा है आपको? प्रॉपर ये जो संरचनाएं हैं ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये संरचनाएं कर क्या रही हैं? यहाँ पे दो जो मसल्स हैं, ध्यान रखना बच्चे, जो ऊपर से डार्टोस मसल आया है ना, जो तापमान का नीचे बनाए रखना है, विषण कोश के भीतर तापमान नियंत्रण का कार्य मुख्यतया दो मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। अब जरा आप ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दो मांसपेशियों द्वारा किया जाता है।
पहली और मुख्य मसल जो है इसके लिए वो है डार्टोस की मसल। वो क्या बेटा? डार्टोस की पेशी। और दूसरा है यहां पे क्रीमेस्टर मसल। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पेशी उत्तरदायी है, कौन सी पेशी जरूरी है, उत्तरदायी है इस वृषण के अंदर वृषण कोश या वृषण के तापमान को बनाए रखने में, तो आप यहां से हमेशा चुनना डार्टोस मसल को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल दोनों का है बट डार्टोस मसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए ये तापमान का नियमन कैसे होता है। मानव शरीर में जब आप वृषण को देखते हैं, वृषण कोश को देखते हैं, तो वृषण कोश की स्थिति अलग अलग मौसम में अलग अलग, वृषण कोश की स्थिति क्या होती है? अलग अलग मौसम में अलग अलग होती है। वृषण कोश सर्दी के टाइम में जब बाहर का तापमान, जरा सोचना, जब बाहर का तापमान सर्दी के समय पे कम है तो वो वृषण कोश का तापमान कितना होना चाहिए? शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 34-35, और बाहर का तापमान है 10-15 डिग्री सेल्सियस। तो वृषण कोश अपना तापमान 34-35 की रेंज में रखने के लिए ऊपर उठ के उदर गुहा से चिपक जाता है। यानी सर्दियों में जो वृषणों की स्थिति है वो हमेशा शरीर से बिल्कुल पास में चिपके हुए होंगे, क्योंकि आपका शरीर, जो मानव शरीर है, वो समतापी है, वो होम्योथर्मल है, जिसके अंदर शारीरिक उपापचयी क्रियाओं से या किसी भी तरीके से तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मेंटेन किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को सुनिश्चित करने के लिए वे जो मसल्स हैं, ये मसल्स उठा के, यहाँ पे देखो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे है ना, क्रीमेस्टर मसल जो यहाँ ऊपर तक फैली हुई है, ये क्रीमेस्टर मसल क्या करती है? इसको सर्दी के टाइम में ऊपर खींच देगी। आप समझिए, सर्दी के टाइम में तापमान के नियंत्रण के लिए क्रीमेस्टर मसल ने क्या किया? इसको ऊपर के तरफ खींच दिया ताकि ये उदर वाले हिस्से से आके चिपक जाए और इसका तापमान कैसा रहे? 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर का तापमान 10 है। गर्मी के टाइम में जब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बाहर का तापमान बहुत ज्यादा, यस और नो? बाहर का तापमान क्या है? गर्मी में 40-42, तो ये आपके शरीर से नहीं चिपकती, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो आपके शरीर का तापमान भी क्या रहता है? ऊपर। तभी ये जो वृषण कोश हैं आपके उदर गुहा से दूर अपने आप को स्थित कर लेते हैं, ताकि वहां से वो तापमान को आसानी से निकाल सके। जो विकिरण विधि द्वारा है वो तापमान को निकाल के अपना तापमान वो 34-35 डिग्री से, मतलब वृषण कोश की मदद से आप मेनली क्या कर रहे हैं? आप तापमान का नियंत्रण करके शुक्र जनन करवा रहे हैं। क्लियर? मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये तापमान नियंत्रण करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं, सुन लीजिए, आपको लिखना नहीं है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं, मैं लाइन लिख देता हूं, चलो यार, है ना, ये बाद में तुम लोग भूल जाते हो ये लाइन है, हालांकि आपके बुक में नहीं है, बस मैं बता रहा था, लिख देता हूं। कुछ जंतुओं में सामान्य शारीरिक तापमान पर ही, कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है? सामान्य शारीरिक तापमान पर ही शुक्राणुओं का जनन हो जाता है, शुक्र जनन हो जाता है। अतः उनमें वृषण निचले उदर गुहा में ही पाया जाता है। जब उनके अंदर उसी तापमान पे हो जा रहा है तो उनके अंदर वृषण कोश यानी शरीर के बाहर नहीं रखना पड़ता, वृषण गुहा में ही स्थित होता है।
वृषण क्या है? वृषण गुहा के अंदर ही स्थित होता है। दूसरी चीज, कुछ मौसमी प्रजनक के अंदर जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, कुछ मौसमी प्रजनक जंतुओं में वृषण केवल प्रजनन के मौसम में नीचे आता है। जब वहां पे शुक्राणु बनाना हो, उनके अंदर प्रजनन का समय हो, तो प्रजनन के मौसम में नीचे वृषण कोश में आता है। कब आता है? सिर्फ प्रजनन के मौसम में। जब उनके अंदर ब्रीडिंग सीजन होगा तो नीचे आएगा, ब्रीडिंग सीजन खत्म, वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से वृषण का तापमान वृषण कोश क्या करता है? नियंत्रित रखता है। अब इस वृषण के अंदर कौन सी संरचना है जहां पे शुक्रजनन होगा, और कैसे ये शुक्राणु जो प्राथमिक जननांग के अंदर बना है, जो यहां बना है, वो कैसे इस स्टेशन तक पहुंचेगा जिसकी मदद से इसे विमोचित किया जाता है। ये पूरी संरचना, ये पूरी बातें हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।